बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुकाबला सख्त, वक्त कम, बल्कि अब तो कहना चाहिए मुकाबला रहा ही नहीं। नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, उनको फैसिलिटेट भी कर दिया गया। पूरी का पूरा सिस्टम जो है उनका उनके सामने हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़ा है और उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। वो सारे का सारा प्लान जो है वो फारिग हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पिछले 48 घंटों में जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो उनका हाल है, जो उनका उनका सत्यानाश हुआ है, वो देखने के काबिल है, बल्कि रहम के काबिल है। उसकी वजह यह है कि 48 घंटों में चादर और चार दीवारी को जिस तरीके से पामाल किया गया है, जिस तरीके से खवातीन की बेहुरमती की गई है, रिपोर्ट नहीं हो रहा, कौमी ज़राए अबलाग में नहीं आ रहा, क्योंकि सेंसरशिप है, बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है और कोई खबर आउट नहीं होती। सोशल मीडिया के जरिए हल्की फुल्की खबर चलती है। सोशल मीडिया को भी अब कर दिया गया, टाइट कर दिया गया है, और उसकी वजह है कि क्रैकडाउन चल रहा है बदतरीन किस्म का। उसकी वजह ये उसकी ये सारी हाथ पांव फूले हुए हैं। इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि जो जेल ट्रायल चल रहा है, जो जेल में साइफर केस, वो साइफर केस भी उसके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रफत ने जिस तरीके से उसको केस को सुना है और उस पर रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी हैं और अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा है कि आप खुद ही इस मामले को देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, और वरना फिर ज़ाहिर है अदालत ने जो करना है वो करेगी। और ये वो अदालत नहीं है कि जिसको दबा लिया जाए, या कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं कि वो अदालत नहीं है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो प्रोजेक्ट है उनको रीलॉन्च करने का, वो सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है। और तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब तक से, और बल्कि तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, हर सूबाई सीट और हर कौमी असम्बली की सीट से रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, सर्वेस करवा लिए गए हैं, और मुस्लिम लीग नवाज अपने ही सर्वे को डिलीट करना पड़ा उसको। अभी तक उसमें 6 घंटे बाकी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो पोस्ट है उसको डिलीट करना पड़ा और उनको गायब करना पड़ा, जो सर्वे उन्होंने पंगा ले लिया था। तो बहरहाल सूरत हाल यह है कि 48 घंटों में, पहले तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर साइफर केस की तरफ आता हूं कि जेल में क्या हुआ। 48 घंटों में यह हुआ कि चौधरी परवेज लाई साहब, आपको मालूम है कि 20 मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आलमी रिकॉर्ड उनका कायम हो चुका है कि अदालतें रिहा करती हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है चौधरी परवेज लाई साहब को। और उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा उनके बारे में शक किया जाता था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि पॉलिटिकल वर्कर, बहरहाल पॉलिटिकल वर्कर है, और लॉयल्टी जो है वो उन्होंने एक स्टैंड लिया, और वो स्टांस अभी तक उस पर कायम है। उन पर सख्तियाँ भी आ रही। दूसरी जानिब उन्हीं के ही अजीज़ हैं मेजर ताहिर सादिक साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अटक से, और उनकी बेटी हैं ईमान ताहिर, उनको वो भी कौमी असम्बली की रुकने रह चुकी हैं, रुकन। तो सूरत हाल ये है कि अब उन पे ज़िंदगी तंग की हुई है, अजाब आया हुआ है। पिछले 48 घंटों में चौधरी परवेज लाई साहब के घर पे 2 दफ़ा रेड किया गया, और न सिर्फ रेड किया गया बल्कि खवातीन की बेहुरमती भी की गई, और सर्च ऑपरेशन के नाम पे। और पता चला कि चौधरी परवेज लाई साहब को नहीं, बल्कि मेजर ताहिर सादिक साहब को ढूंढ रहे हैं। पहली रात नाकामी हुई, कल फिर यही काम किया गया, बल्कि कल तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूरे लाहौर में कोई 3-4 जगह रेड किया। जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक ट्वीट है, वो सारी सूरत हाल मैं आपको बता दूंगा। इस में ईमान ताहिर ने सारी चीज़ें लिख दी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 रातों को हमारे तमाम घरों मुख्तलिफ मुकामात पर ऐन आधी रात के वक्त मेरे वालिद मेजर ताहिर सादिक को बेबुनियाद और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करने की गर्ज से पंजाब पुलिस के दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों असलह से लेस एहलकारों ने धावा बोला। घर पर सिर्फ खवातीन थी, मेरी 3 खालाएँ, चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद की 3 बेटियाँ, इनके घर के दोनों अतराफ उनके भाइयों के घर हैं, लेकिन खुद को आला ज़रफ़ सियासतदान कहलाने वाले इन शख्सियात के कानों पर यूं तक न डिगी। सियासी मफादात, गैरत व हमीयत जैसे बुनियादी इंसानी एहसासात पर गालिब है। लेकिन कमाल है कि जिस बहादुरी के साथ मेरी खालाओं ने इस फस्तायत व सरासीम की हरासगी का मुकाबला किया, उन्होंने साबित किया कि ये बेटियां ज़हूरुल्लाह शहीद की हक परस्त, बेबाक और दिलेराना तर्ज सियासत की असल वारिस और हकदार हैं। मेरे वालिद ताहिर सादिक 9 मई के वाक़े से पहले उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे, और इस किस्म के सियासी रवैयों के न कभी कायल थे ना हैं। उन्होंने हमेशा हर मौका पर इदारों के वक़ार की बात की है। मुश्किल वक्त तो गुजर जाता है, गुजर जाएगा, हम सब अल्लाह पर छोड़ते हैं, बस वही इंसाफ करता है और वही इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। अब इनका एक होटल है जी, और होटल
जो है ताहिर सादिक साहब के दामाद का। अब उसके होटल के बाहर एक तहरीर भी लिख के इन्होंने लगाई हुई है, वो ये है कि हम 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुल्क की सलामती और बका की ज़ामिन अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए इनके शाना बशाना खड़े हैं। मिन जानिब होटल मैनेजमेंट, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अब यहाँ तक तो ये सारा कुछ किया जा रहा है, और उसके बाद ये सारे मामला क्यों किए जा रहे हैं, उसकी रीज़न है, एक ही वजह है कि सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए इस वक्त रियासत और हुकूमत और सारी की सारी मशीनरी एक हुई है कि वफादारियाँ तब्दील करवानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल क्रश करना है। पाकिस्तान के अवाम, ये जब कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है या इमरान खान को क्रश करना है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नवाज को क्रश करेंगे या नवाज शरीफ साहब को क्रश करेंगे, तो वो उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, आप उनको क्रश कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान के अवाम हैं। तो ये बात शायद इनको समझ नहीं आ रही। काफ़ी जिद्दोजहद कर ली गई है, लेकिन हकीकत है कि अभी तक हालात व वाक़यात कंट्रोल में नहीं आ रहे। और इस तरह के फिर अगली बात यह है, इमरान खान साहब को एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए, बल्कि सोच चुके होंगे वो, कि इस दौरान जितने भी आपके थे जो दूध पीने वाले मजनू थे, वो सारे इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुके हैं, सब के सब। वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, जिसमें वो जो रहनुमा जो हैं, वो इमरान खान साहब को जब वज़ीर आज़म बने तो उनके हार लेके खड़े हैं, उनके गलों में डाल रहे हैं हार। वो जितने भी हार डालने वाले थे, वो सब रफू चक्कर हो चुके हैं। और जो बैक बेंचर्स जो हैं, जो आखिरी लाइन में खड़े थे बिल्कुल आराम से, सादा से, ना वो हार लेके आए, ना वो उन्होंने कोई ड्रामेबाजी की, बल्कि वो आराम से खड़े थे। उनको पता था कि हमारा इनका क्या ताल्लुक है, हम इनके फॉलोअर्स हैं, हम इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। तो वो सारे के सारे जिसने हार नहीं पहनाया या जो उनके आगे पीछे नहीं थे, वो सारे जो हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। और वो लोग सारे के सारे छोड़ के जा चुके हैं जिन्होंने वजारतों के मजे लूटे। जिला अटक को भी ले लें, जिला अटक को ले लें, वो वहाँ पे मलक अमीन असलम साहब को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई, और उन्हें इमरान खान साहब ने अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडन ने आना था क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो उन्होंने अपनी जगह उनको भेजा कि जाएं आप मेरी नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। तो वो सबसे पहले रफू चक्कर हो गए। उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब थे, तो वो भी गायब हैं। तो ये सूरत हाल है अटक की, कि जिन्होंने वजारतों के मज़े लूटे वो सब गायब, और जिन्होंने नहीं लूटे वो वहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल ये हर जगह ही हो रहा है, और हर ज़िला में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो अब वो सारे के सारे जो जेलों में भरे पड़े हैं बेचारे, वो सारे वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो बड़े कमज़ोर लोग हैं। पूरी जेलें भरी पड़ी हैं 9 मई के बाद, और बेचारे 5-5 माह से ख़वातीन व हज़रात अंदर हैं, जेलों में कैद हैं बच्चे। और फिर एक और काम हुआ कि एक नई लिस्ट बना ली गई है, और नई लिस्ट बनाने के बाद तकरीबन 50 से ज़्यादा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नई लिस्ट के मुताबिक उनके कारकुनान को, और इसका भी बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि किसी भी तरीके से जो है दोबारा से मोमेंटम ना पकड़ने पाएँ। उसकी वजह है कि जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, अपनी एफिलिएशन भी शो कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ ये नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को खुली छुट्टी है। उसकी वजह एक ही है, और वो वजह है कि ग्राउंड पे ये मैच हार चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये मैच जीत चुकी है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई हैं, गुज़श्ता रात पंजाब पुलिस ने फरीना आमिर के घर पे जी छापा मारा है। उमर अयूब साहब ने बताया, और उन्होंने कहा जी कि फरीना आमिर के ख़ानदान को हरासा किया गया, और फरीना आमिर के शौहर को गैर कानूनी तौर पर अगवा कर किसी नामालूम मुकाम पर लेकर गई। और दस्तयाब वीडियो शवाहिद पे मोहतरमा फरीना आमिर के बच्चों को रोते जबकि उनके मासूम वालिद को गैर कानूनी तौर पर ले जाते देखा जा सकता है। और क्या नून लीग 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है? क्या नून लीग बेगनाह मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करके अवामी हमायत हासिल करने में कामयाब हो सकती है? अगर ऐसा है तो नून लीग ने अपने एक्स हैंडल से अपना सर्वे क्यों डिलीट किया, जिसमें पीटीआई को 81% और नून लीग को सिर्फ 16% अवामी हमायत हासिल थी। मुस्लिम लीग नून को यह एहसास होना चाहिए कि वो इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही हार चुकी है। ये बात
اصل میں یہ معاملہ ہے کہ جس طرف جاتے ہیں، اور یہی کچھ یہ جو فارینہ عامر کے گھر پہ کیا، یہی رات ہوٹل میں کیا گیا، یعنی کہ 100 کمروں کی تلاشی لی گئی، اور جہاں پہ مہمان آتے ہیں اور ہوٹل میں مسافر آتے ہیں، جو بھی ایک طریقہ کار ہے، تو ان کے ایک ایک کمرے میں جا کے نہ خواتین کا خیال رکھا گیا، نہ بچوں کا خیال رکھا گیا، نہ پرائیویسی کا خیال رکھا گیا، اور وہاں سے ملا کچھ بھی نہیں، اور اس ہوٹل سے تو یہ حالات و واقعات ہو رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے بعد ہوٹل میں کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اندھوناک واقعات ہیں جو کہ جس کی میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کیا اس کے نتائج، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا جی؟ اصل معاملہ یہ ہے، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو جتوایا جا سکتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے، کیونکہ ایک بار پھر ہوا یہ کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے، یا پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا جا چکا ہے، اس کا نتیجہ تو کوئی اچھا نہیں نکلا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہر سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ضرور سزا دینی چاہیے، لیکن اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا اور بار بار لسٹیں بنانا، جو بھی متحرک ہوتا ہے، جو بھی کوئی ایکٹیو رول ادا کرنا شروع کرتا ہے، وہ اس کو اس لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور 9 مئی کی آڑ میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نئی لسٹ ہے اس میں تقریباً 54 افراد ہیں جی، جو پولیس کے رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقع ملوث 850 افراد کی نئی لسٹ تیار کر لی گئی ہے، پولیس بتا رہی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تصاویر کے ساتھ، اور پولیس نے فہرستوں میں مطلوب 54 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور جنا ہاؤس یعنی کہ کور کمانڈر کو آگ لگانے والا اہم ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے 29 افراد کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اگر اہم ملزم گرفتار ہو گیا تو اس کا مطلب ہے باقی لوگ جو بے گناہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا، اور جیو فینسنگ اور فوٹیجز میں مطلوب ملزمان کی بنیاد پر بنائی گئی، اور وہ فوٹیج ابھی تک جو مانگی جا رہی ہے، چودھری فضاد حسن صاحب، سردار لطیف کوسا صاحب مانگ رہے ہیں، تمام سینئر وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیئر کر لینی چاہیے کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیج اور یہ ساری چیزیں، اور اس دن جو ہوتا رہا لاہور میں، اور پولیس کہاں تھی، سارے سیکورٹی فورسز کہاں تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں آ رہی اور نہیں شو کی جا رہی۔ سینٹ میں آواز جو ہے وہ سینیٹر سعدیہ عباسی صاحب نے بلند کی ہے کہ جناب جو چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سب کا ذکر کیا کہ ان کو لایا جائے، اور چیئرمین سینٹ سے کہا کہ ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں۔ اس میں سینیٹر ریاض چودھری ہیں، جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھ اعظم سواتی صاحب ہیں، وہ ان کا نہیں پتہ، فیصل جاوید خان ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، ان سب کو انہوں نے کہا کہ لایا جائے، اور پھر جو خواتین اور بچے جو ہیں جیلوں میں قید ہیں ان کے بارے میں آواز بلند کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایک اچھی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک طرف شریف فیملی ہے جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ جناب یہ سارا ظلم و ستم کر کے، اور اس میں حیرت انگیز طور پہ جو نگراں حکومت ہے جو کہ آلریڈی غیر قانونی حکومت ہو چکی ہے، غیر قانونی حکومت ہے، غیر آئینی حکومت ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، وہ سب کے سب اپنا جواز کھو چکے ہیں، لیکن وہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پنجاب میں محسن نقوی صاحب کی حکومت کر رہی ہے، اور مرکز میں جناب کاکڑ صاحب کی حکومت کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہاں بھی مولانا صاحب کی حکومت ہے، وہاں پہ نگراں حکومتیں ہیں لیکن پارٹیوں کو دی ہوئی ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہے، اب ایم کیو ایم مسلم لیگ نواز مل کر یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی ادھر ایم کیو ایم کا کتنے ووٹ ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، مسلم لیگ نواز کے کتنے ووٹ ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، مسلم لیگ نواز تو سندھ میں ہے ہی نہیں، تو اب وہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کا سہارا لینا چاہتی ہے، اور ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان سے سیٹیں وصول کرنا چاہتی ہے۔ تو ایم کیو ایم اتنی بے وقوف تو نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے، تو کیا ایم کیو ایم کو لاہور میں پنجاب میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پتنگ کے نشان پہ کوئی سیٹ دے گی؟ فار ایگزامپل ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو مریم نواز صاحبہ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ایک لیڈر کو گجرانوالہ میں خرم دستگیر صاحب والی سیٹ پہ سپورٹ کریں اور خرم دستگیر صاحب کو دستبردار کروا دیں، تو ایسا کیا ہوگا؟ تو یہ ہے اصل معاملات، چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اور در در پہ پھرا جا رہا ہے، دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری لیڈرشپ کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ واقعتاً مر چکا ہے۔
جو صرف لنگڑا نہیں وہ واقعتاً مر چکا ہے، اس گھوڑے کو زندہ کرنے کے بجائے جو زندہ گھوڑے ہیں انہیں پہ اگر وہ کچھ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔